हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ आए हैं और यह टॉपिक हमारा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीनिंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि विद्युत और चुंबक एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। यानी कि विद्युत के कारण चुंबक और चुंबक के कारण हमें क्या करना है, विद्युत बनाना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम क्या करते हैं, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वह किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। अगर यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों विद्युत वाहक बल यदि प्रेरित हो रहा है तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से विद्युत क्षेत्र बनता है। तो यह घटना हमारी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों। हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, तीन कंडीशंस होती हैं। आई होप आपको वो बात समझ में आई होगी। यदि V इजिकल टू जीरो है तो एक जो चार्ज होता है हमारे पास, आवेश होता है, वह केवल और केवल ओनली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। बट व्हेन द चार्ज इज फ्लो इन, यानी कि जब चार्ज मेरे प्यारे दोस्तों बहने लग जाता है किसी वायर या किसी अन्य माध्यम की सहायता से, जब आवेश प्रवाहित होने लगता है, अर्थात आवेश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब गति करता है तो वह क्या बन जाती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा जब किसी चालक तार में से प्रवाहित होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चालक तार के चारों ओर क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो देखो, ये केवल स्थिर आवेश क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। बट व्हेन द चार्ज इज फ्लो विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स रिप्रेजेंट बोथ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों बी प्लस में ई दोनों बनाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने प्रीवियस चैप्टर में यही देखा था कि विद्युत धारा में, विद्युत धारा या धारावाही चालक तार के कारण क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि धारा के कारण क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास में बी बन जाता है, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ जस्ट अपोजिट होने वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या बना रहे हैं, चुंबक के कारण क्या बना रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं। इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कोरिलेटेड हो रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र। बट कैसे हो रहा है, इसी चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने इस तरीके से कुछ प्रयोग किए जिनमें पहला नाम इस चीज़ का जो सिरे जाता है वह हमारे जो एक वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फैराडे। तो हम आज आते हैं फैराडे एवं हेनरी के प्रयोगों की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फैराडे ने जो प्रयोग किए थे बहुत ही बेहतरीन प्रयोग थे। फैराडे और हेनरी के द्वारा जो प्रयोग किए गए, इन प्रयोगों में क्या कहा गया, हम उसका थोड़ा सा विस्तार में अध्ययन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे ने क्या किया था, एक कुंडली ले ली थी और इस कुंडली में एक क्या कर दिया था, गैल्वेनोमीटर अटैच किया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसे धारा नियंत्रक धारा मापी कहा जाता है। यह धारा मापी मेरे प्यारे दोस्तों, धारा मापी क्या कार्य करता है, यह धारा मापी इसने ले लिया था और ये धारा मापी की सहायता से मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसने इसके सामने किसी मैग्नेटिक छड़ को लेके आए तो मैग्नेटिक छड़ में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एन एवं एस ध्रुव होते हैं। और एन और एस ध्रुव होते हैं तो मान लेते हैं ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है। इसको हम क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले जब छड़ चुंबक यहाँ पर स्थिर है, V इजकल टू जीरो है और यह भी V इजकल टू जीरो है, दोनों स्थिर हैं, तो छड़ चुंबक से कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से क्या हो जाती हैं, संबंध हो जाती हैं और कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस कुंडली में लगातार दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ नजर आ रही हैं, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर इन चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं की संख्या में लगातार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कुंडली में कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होती है। बिकॉज हमें पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉय बट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि यह स्थिर रखी हुई हैं। तो एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण तभी होता है जब हम किसी एक पर कार्य करते हैं तो वह ऊर्जा दूसरे की ओर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस छड़ चुंबक को हम इसको रखते हैं स्थिर, ये हमारी कुंडली को रखते हैं स्थिर, और जो छड़ चुंबक है उसको क्या करवाते हैं, गति प्रदान करते हैं। जब हम छड़ चुंबक को आगे पीछे मूव करते हैं, गति करते हैं, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में लगातार क्या होती है, कमी एवं वृद्धि होती है। लगातार कमी एवं वृद्धि के कारण इसमें यहाँ पर हमारे पास जो कुंडली होती है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह कुंडली यदि यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बंद है, क्लोज है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, प्रेरित धारा कहा जाता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्यों, ये प्रेरित किसके कारण हुई मेरे प्यारे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित होती है। इसी कारण इसे प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम ऐसा करते हैं, अभी हमने कुछ समय तक ये जो हमारी छड़ चुंबक है इसी को मूव करवाया। अब हम छड़ चुंबक को स्थिर रख देते हैं और कुंडली को आगे पीछे मूव कराते हैं, तो यही घटना यहाँ पे फिर से पुनः प्राप्त होती है। क्योंकि जब इसको छड़ चुंबक के पास लेके आते हैं कुंडली को, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और छड़ चुंबक को दूर ले जाते हैं, छड़ चुंबक से दूर ले जाते हैं, तो फिर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आती है। अब हमने अभी तक हम इस वर्ड को जो बार बार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। यदि चुंबकीय फ्लक्स में हम बार बार परिवर्तन करते हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उससे संबंध जो कुंडली होती है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से संबंध जो कुंडली होती है, उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रयोग किनके द्वारा किए गए मेरे प्यारे दोस्तों, फैराडे एवं हेनरी के द्वारा दिए गए। और यह घटना हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे यह निष्कर्ष निकाला भी था कि जितना तेजी से मेरे प्यारे दोस्तों हम छड़ चुंबक में परिवर्तन करेंगे, अर्थात गति कराएंगे, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास कुंडली है उसके फ्लक्स में जितना तेजी से परिवर्तन होगा उतना ही अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी जनरेट होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और यदि यहाँ पर हम जितनी ध्रुव प्रबलता, यानी कि जितनी अधिक ध्रुव प्रबलता वाली छड़ चुंबक का प्रयोग करते हैं, उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारी कुंडली में संबंध रखी कुंडली में उत्पन्न होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों यह घटना हमारे पास में छड़ चुंबक में, और छड़ चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि यह घटना हमारी प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, ये घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम पढ़ते हैं, अभी तक हमने ये केवल कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये वास्तव में चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं। इन चुंबकीय बल रेखाओं को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को समझने के लिए हम छोटा सा एक आरेख डायग्राम बनाते हैं और इससे हम देखते हैं यह आरेख डायग्राम हमारे किस तरीके से बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह आरेख डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हमने चुंबकीय बल रेखाएं ली हैं। अगर इन चुंबकीय बल रेखाओं को इसके लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजारते हैं, तो लंबवत रखे पृष्ठ से ये जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कितनी चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से गुजर गई हैं, 3 चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से गुजर गई हैं। अगर 3 चुंबकीय बल रेखा मेरे प्यारे दोस्तों गुजर जाती हैं, बाकी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से जा रही हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों। यह मैग्नेटिक फ्लक्स ही इसका जो मान होता है, यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी है और इस कुंडली का ये जो
जो रखा हमारी सतह उसका क्षेत्रफल ए है, तो इससे संबंध जो हमारे पास में फ्लक्स होता है फाई बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, बी ए होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एवं जो सतह है या कुंडली होता है उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स। यदि मेरे प्यारे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारे पास में कुंडली है दोनों किसी एंगल पर स्थिर हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और कुंडली हमारे पास कुछ इस तरीके से रखी हुई है। अगर ये क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से हो गया और चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास इस तरीके से, इन दोनों के मध्य कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ए और ये वाला बन गया बी, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना बनता है, बी ए कोस थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और यह राशि हमारे पास फाई बराबर क्या बन जाती है, बी डॉट ए, यानी कि अदिश गुणनफल होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह इस कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि इससे मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो जाता है, गुजर जाता है। और यह अगर कुंडली हमारे पास में इस तरीके से अगर बन जाती है यहाँ पर, यानी कि तल क्या हो जाता है, इसके समांतर हो जाता है, तो ए का मान इस तरीके से हो जाता है और बी का वैल्यू इस तरीके से, दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 का कोण बनाने के लिए फाई बराबर बी ए कोस 90, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। इट मीन्स मेरे प्यारे दोस्तों एक भी चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से पास नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाई इजकल टू बी इंटू ए होता है। बी क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है जो भी एक समरूप हो सकता है या फिर हमारे पास में असमान भी हो सकता है, और ए उस कुंडली का क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि वो बंद पृष्ठ जो होता है जिससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसका एरिया होता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर यदि हम थीटा का मान, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि थीटा का मान हम यहाँ पर कितना रखते हैं, थीटा इजकल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में फाई का मान कितना हो जाता है, मैक्सिमम, और वो वैल्यू कितनी होती है, बी ए। यदि हम थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना रखते हैं, 90 रखते हैं, तो फाई मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास फाई मिनिमम वैल्यू या फाई का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, हमें 0 होता है। और यदि हम यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों थीटा इजकल टू कितना रखते हैं, 180 डिग्री रखते हैं, 180 डिग्री रखने से यहाँ पर फाई का जो मान है माइनस का कितना प्राप्त होता है, हमें बी ए प्राप्त होता है, और वह मान हमारे पास क्या रहता है, मिनिमम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट कंटेंट की ओर चलते हैं। फैराडे का प्रेरण के नियम। देखो मेरे प्यारे दोस्तों फैराडे के जो प्रेरण के नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोट लगा लीजिए, या फिर 2024 के एग्ज़ाम में इनको आप लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम में छप गए हैं। तो यानी कि ये हमारे पास वैल्यू क्या है, छप गया, ये गए हैं छप। अब देखो फैराडे के नियम क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम, 2 नियम दिए थे। और प्रथम नियम के अकॉर्डिंग इसने केवल और केवल यह बताया था कि यदि किसी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स से संबंध, यदि कोई कुंडली है हमारे पास में रखी हुई है, अगर कुंडली से संबंध, अगर उल्टा कहा जाए तो यदि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को गांठ बांधिए और इसको लगाइए, इस पे छाप लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। यदि किसी कुंडली से संबंध, ये कुंडली हमारे पास है और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर फिर से बता रहे हैं, यदि किसी कुंडली, इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में मेरे प्यारे दोस्तों परिवर्तन किया जाए, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूज होता है, जनरेट होता है। इस घटना को फैराडे ने प्रथम नियम के अंदर रखा। केवल यह बता पाया प्रथम नियम में कि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बट यह इस नियम में यह नहीं बता पाया कि उसकी मात्रा कितनी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए फैराडे ने द्वितीय नियम का प्रयोग किया और उसे क्या दे दिया, सेकंड नियम।
फैराडे ने द्वितीय नियम में यह कहा कि इस कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, बराबर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर फैराडे ने यह बताया कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी कि इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है यह मान लेते हैं फाई। इस फाई में परिवर्तन हो जाता है डी फाई, और दर का मतलब समय। फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के यानी कि EMF के क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर होती है। और यह वैल्यू कितनी आती है, माइनस। अब देखेंगे माइनस क्यों आती है। यदि कुंडली में मेरे प्यारे दोस्तों एक से अधिक घेरे हैं, कितने, एक से अधिक फेरे हैं, तो देखो एक कुंडली में फ्लक्स निकला कितना, फाई, तो एन घेरों में से कितना निकलेगा, एन फाई निकलेगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन से, क्योंकि फ्लक्स भी हमारे पास जब एन टाइम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी एन गुना ही जनरेट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर हमने एक माइनस चिन्ह लिया है, और यह नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह उन कारकों का, या फिर इस जो नेगेटिव साइन है इसे किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेंज के नियम से। किससे लिया जाता है, लेंज के नियम से। अब देखो लेंज का नियम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना देखते हैं कि नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि एक एनर्जी खर्च हो रही है तो दूसरी एनर्जी जनरेट हो रही होगी। इट मीन्स वन फॉर्म, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉय बट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, क्योंकि हम वहाँ पर गति करा रहे हैं। गति कराने में यांत्रिक ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है। यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, ये नेगेटिव साइन लेंज के नियम के अकॉर्डिंग है, और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जो प्रेरित विद्युत धारा है वह उन कारकों का विरोध करती है जिनके कारण उत्पत्ति होती है। तो यह हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों नियम होता है नेगेटिव साइन का। आपको प्रथम नियम फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। प्रथम नियम, फैराडे ने पहली बात कितने नियम दिए थे, 2 नियम, प्रथम एवं द्वितीय नियम। प्रथम नियम परिभाषा दी थी, स्टेटमेंट ये दिया था कि किसी जो कुंडली है उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली हमारी बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यह हमारा प्रथम नियम था फैराडे के अकॉर्डिंग। बट सेकंड नियम में मेरे प्यारे दोस्तों फैराडे ने यह बताया कि जो फ्लक्स परिवर्तन करने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी जो मात्रा है, उसका परिमाण होता है, वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और जिसका मान मेरे प्यारे दोस्तों E=NdΦ/dt ऑफ नेगेटिव होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो लेंज का नियम, मेरे प्यारे दोस्तों लेंज ने क्या कहा, ये लेंज कौन था और क्या नियम दिया था। अब देखो लेंज ने क्या नियम दिया था कि हमने अभी देखा था EMF वैल्यू होती है माइनस का वैल्यू हमारे पास dΦ/dt, ये माइनस का dΦ/dt। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नेगेटिव साइन आया है, ये नेगेटिव साइन किसके कारण आया है, लेंज के नियम के कारण। और लेंज के नियम का कारण ही क्यों आया है, इसके लिए आया है दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का क्या लफड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हम अभी देख लेते हैं। देखो डायरेक्शन का क्या है ये लफड़ा, ये है जब हम किसी छड़ चुंबक के, यानी कि ध्यान से सुनो, ये जब हम छड़ चुंबक के एन सिरे को, कौन से एन सिरे को किसके पास लेके आ रहे हैं, कुंडली के पास लेके आ रहे हैं, तो इसका एन सिरा जब लेके आते हैं तो कुंडली के अंदर भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन जाता है, एन सिरा ही बन जाता है। कुंडली में भी जो धारा है वो एन डायरेक्शन, मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रवाहित होने लगती है। अब देखो जब एन सिरा बन जाता है तो ये वाला मेरे प्यारे दोस्तों एन सिरा, और ये वाला भी एन सिरा, एन और एन सिरा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि ये एन सिरे के कारण ही इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, एन जैसा ही प्रेरित विद्युत वाहक बल, लेकिन यह उन कारकों का विरोध कर रहा है। विरोध कैसे किया, क्योंकि ये एन सिरा बना, ये एन सिरा, बोथ एन सिरे, यानी कि जब समान ध्रुव बन जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि लाइक जो पोल्स होते हैं वो रिपेल टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे
को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिकर्षण कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, जब पास आ रहे थे तो क्या हो रहा था, ये विरोध कर रहा था, पास मत आइए, दूर भागो दूर भागो, विरोध हो गया। अब देखो, जब ये डायरेक्शन ये है लेकिन फोर्स किधर लग रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा, आप सोचिए, नेगेटिव आ गया। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों ये दूर जाना चाह रहा था, ये जब दूर जाता है, ऐसे बनाते एक दूसरा डायग्राम, ये जब दूर जा रहा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि एन सिरे को जब दूर हटाया जाता है, ध्यान से देखो, एन सिरे को दूर हटाया जाता है, यानी कि फ्लक्स में कमी हो रही है। और जब फ्लक्स में कमी होती है तो यह कौन सा ध्रुव बन जाता है, एस। और जब एस बन जाता है, अब ये एस मेरे प्यारे दोस्तों, और ये सिरा कौन सा है, एन। एस और एन इन दोनों के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, आकर्षण। और जब आकर्षण होगा तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे। अब हम गति कहाँ कराना चाह रहे हैं, बाहर की ओर, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। आकर्षित क्यों किए, क्योंकि ये एस ध्रुव है बन गया और ये बन जाता है एन ध्रुव। एस और एन यानी अनलाइक जो पोल्स होते हैं, असमान ध्रुव होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, जाना दूर जा रहे थे, दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और आकर्षित करने के कारण भी क्या आता है, नेगेटिव चिन्ह आता है, क्योंकि अपोजिट हो रहा है, अपोज हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो इसको दोबारा से, यानी कि किसी संबंध, कुंडली से संबंध जब फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, और यह उन कारकों का विरोध करती है जिनके कारण इसकी उत्पत्ति होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप भी याद रखिए, आप अपने माता पिता का सम्मान करिए, आप अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। ऐसा नहीं कि जो आपको जन्म देने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप उन्हीं का विरोध करें, उन्हीं में कुछ कमियां निकालने लग जाएं, उन्हीं से दूर भागने लग जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे प्रकृति का नियम है, हमें जिन कारकों के कारण उत्पत्ति होती है हम उन्हीं का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये लेंज का जो नियम है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको ये बात गांठ बांध लीजिए कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। यह कैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में देखो चर्चा करते हैं। जब हम इस कुंडली को मूव कराते, सॉरी, छड़ चुंबक को आगे पीछे मूव कराते हैं, यानी कि गति कराते हैं छड़ चुंबक को, जब छड़ चुंबक को गति करवाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होता है, छड़ चुंबक को गति कराने के दौरान हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और वह कार्य कौन सा कहलाता है, यांत्रिक कार्य। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, यांत्रिक कार्य। अब हमने यांत्रिक कार्य किया, यह यांत्रिक कार्य इस कुंडली के संबंध फ्लक्स में परिवर्तन करता है, और फ्लक्स में परिवर्तन करता है तो यहाँ क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यांत्रिक जो कार्य है छड़ चुंबक के ऊपर किया गया यांत्रिक कार्य, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा के रूप में क्या हो गया, इंड्यूज हो गया। इसका मतलब है यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और ऐसे डिवाइस का मेरे प्यारे दोस्तों नाम बताइए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वह डिवाइस हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जनरेटर होता है। जनरेटर को हम क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य देते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा जनरेटर होता है, जनित्र होता है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि हम वहाँ पर यांत्रिक एनर्जी देते हैं और हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऐसे डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड द, जो उसका प्रिंसिपल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको पूरा कर रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आप इसी में यही मात खाएंगे कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ये हमारे पास कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट हैंड रूल है। कौन सा है, राइट हैंड रूल। अब देखो, पहले मैं लेफ़्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ़्ट हैंड रूल। अब देखो, लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में जब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं,
तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यदि हमने, मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत कहाँ है, अंदर की ओर है। कहाँ है, तल के लंबवत अंदर की ओर। यदि इस तल में, सॉरी, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक धारावाही, हमने क्या रख दिया है, एक चालक तार को रखा है और जिसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इस केस में हम हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरीके से फैलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ पर हमारे पास में, ध्यान से सुनो, धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा आई है, कितनी है, आई, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बी। तो यदि किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक तार के ऊपर एक बल लगता है, और वह बल, उस बल की जो दिशा होती है, बल का मान तो अलग, बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का उपयोग किया जाता है, यानी कि बाएं हाथ का उपयोग किया जाता है। किसका, बायां हाथ। तो बाएं हाथ से दिशा निकालने के लिए कैसे किया जाता है, बाएं हाथ के प्रथम अंगुली, द्वितीय अंगुली और अंगूठे को मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से फैलाइए कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, लंबवत। जब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं तो प्रथम अंगुली इज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी कि बी की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। एंड द सेकेंड फिंगर, यानी कि मध्यमा है, जो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। एंड जब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द थंब इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इस डायग्राम में, आप अपना अभ्यास करिए, अपने लेफ्ट हैंड की प्रथम अंगुली, द्वितीय अंगुली एवं अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैला लीजिए, जहाँ पर क्रॉस इज द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह के लंबवत अंदर की ओर है। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने उंगलियों को जैसे ही लगाया तो थंब इज रिप्रेजेंट, थंब हमारे पास में किस दिशा में हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अपवर्ड डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन जा रहा है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या लगेगा, फोर्स। और यह हमारे पास में जो वास्तविक करंट्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब फ्लेमिंग का दायां जो हाथ है, यानी कि राइट हैंड रूल है, ये किसके लिए, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब होता है प्रेरित धारा के लिए। किसके लिए, प्रेरित धारा के लिए। अब देखो, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इस नियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और यह जो नियम होता है मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इस नियम के अकॉर्डिंग आप इससे जो डायरेक्शन है इसकी निकालने के लिए दाएं हाथ के नियम से चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं, लेफ्ट के बजाय कौन से हाथ को लेंगे, अब राइट हैंड को। और राइट हैंड को हम इस तरीके से फैलाएंगे कि राइट हैंड की प्रथम अंगुली, द्वितीय अंगुली एवं अंगूठे तीनों को एक दूसरे के लंबवत करेंगे। जब तीनों एक दूसरे के लंबवत करेंगे तो यहाँ पर भी जो प्रथम अंगुली है हमारी, जो फर्स्ट फिंगर है, पहली अंगुली है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है मेरे प्यारे दोस्तों, बी को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो यह हमारे पास क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में यह रिप्रेजेंट किसको, बी को कर रहा है। यदि हम क्या रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर यदि हम एक किसी चालक को गति करवाते हैं, देखो चालक को, जब मान लीजिए हमने किसी चालक को इसमें गति करवाते हैं, इसके लंबवत गति करवाते हैं, तो इसके फ्लक्स को क्या करेगा, वो लंबवत क्रॉस करेगा। तो इस पे क्या लगता है, एक गति कराते हैं, गति कराने का मतलब है इस पे हमने क्या लगाया है, बल लगाया है। जब बल लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने इस पे बल, एक मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा चेंज, देखो इस पे जैसे हमने क्या लगाया मेरे प्यारे दोस्तों, बल लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस चालक तार के अंदर क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसके दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा निकालने के लिए राइट हैंड का प्रयोग किया जाता है। राइट हैंड में क्या किया, राइट हैंड की तीनों अंगुलियों को प्रथम अंगुली, द्वितीय अंगुली एवं अंगूठे को लंबवत कर दिया,
चुंबकीय क्षेत्र बी यानी क्रॉस तल के लंबवत अंदर की ओर, अंगूठा रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ को। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो डायरेक्शन बनने वाली है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास। कैसे बनेगी आप इसको एक्सपेरिमेंट एक बार करके देखिए। प्रथम अंगुली, फर्स्ट फिगर हमारे पास बन गई, प्रथम अंगुली रिप्रेजेंट द बी, सेकेंड उंगली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किसको करती है मेरे प्यारे दोस्तों, इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करेगी। और जो अंगूठा है थंब, थंब इज रिप्रेजेंट द मोशन, मोशन का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको क्या कर रहे हैं, मोशन देंगे। और मोशन देंगे, मोशन क्यों करवाया हमने, क्योंकि हमें फ्लक्स में परिवर्तन करना था। तो ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड किसके उपयोग में, वास्तविक करंट्स के लिए, राइट हैंड किसके लिए, इंड्यूस्ड करंट के लिए। वास्तविक धाराओं के लिए तो लेफ्ट और प्रेरित धाराओं के लिए राइट हैंड का उपयोग किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये यहाँ पर हमारे पास है गतिक विद्युत वाहक बल, यानी कि ये हमारे पास है मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल का मतलब है गतिक, तो एम एफ भी कहा जा सकता है इसको, मोशनल। क्लियर है, मोशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है। तो देखिए किस तरीके की कुछ कंडीशंस होती है इसकी यहाँ पर। ये हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों एक क्या होती है स्ट्रक्चर, एक आयताकार हमने ले लिया है लूप। इस आयताकार लूप में मेरे प्यारे दोस्तों एक हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, आयताकार लूप में हम ले लेते हैं एक, यहाँ हमने लिया है एक छड़ ले ली है और वह गतिशील है। छड़ कैसी है हमारी, गतिशील है। अब ये गतिशील छड़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मूव कर सकती है। अब मूव तो चालक छड़ हमारे पास में गति कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों कैसा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत क्या हो रही है, अंदर की ओर। ये तल के लंबवत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अंदर की ओर। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर है तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये जो हमारे पास दूरी है वो कितनी है, x है। कितनी है, x। ये हमारे पास में इसकी ये चौड़ाई मान लेते हैं, वो कितनी हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, l है। कितना है, l है। अब देखो हम इसको v वेग से, कितने से, v वेग से यदि आगे पीछे मूव करवाते हैं, मान लो हमने v वेग लगाया, कितना, v वेग। अब इसे v वेग से जब हम गति कराते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यह गति कराने के दौरान आगे पीछे मूव हो रहा होगा, और आगे पीछे मूव होता है तो इसमें क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब वह कैसे होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो ये हमारे पास में पूरी की पूरी एक चालक आयताकार लूप है, यह आयताकार लूप बन गया। इस आयताकार लूप में हमने क्या कर दिया, एक स्लाइडिंग पट्टी का रख दी, यह भी क्या करती है, मूव कर सकती है। और यह मूव करने के कारण ध्यान से सुनो, जब मूव करती है तो इसके एरिया क्या है, ये वाला जो रीजन है इसमें लगातार क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, परिवर्तन होगा। और इस एरिया में लगातार परिवर्तन होने के कारण इस एरिया में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों फाई बराबर कितना होता है, फॉर्मूला हमें पता है बी इंटू में ए। अब देखो बी का मान तो क्या हो गया, स्थिर हो गया, लेकिन एरिया, एरिया मतलब है ये ए लगातार परिवर्तित हो रहा है। और हमें पता है ए का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, ए का मतलब है यहाँ एल इंटू में एक्स। देखो कैसे, क्योंकि ये वाला तो हो गया हमारे पास में एल फिक्स, लेकिन ये जो एक्स है ये लगातार चेंज होगा, कम होगा। यहाँ तक आ गया अगर ये पिस्टन तो एरिया कम रहेगा, और यहाँ आ गया तो और भी कम, और दूर से तरफ वापस जा रहा है तो फिर एरिया बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। तो एरिया का मतलब ए एल इंटू एक्स, हमने फाई बराबर वैल्यू रखी, फाई बराबर मेरे प्यारे दोस्तों बी एल इंटू क्या बन गया, एक्स। ये हो गया हमारा फ्लक्स। अब हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों फैराडे का जो द्वितीय नियम है, फैराडे का कौन सा नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे के सेकंड लॉ से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लक्स में परिवर्तन की दर नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई कितना होता है, डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस का ये डी फाई का वैल्यू रखा, डी फाई का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, बी एल इंटू एक्स, और नीचे कितना हमारे पास में डी टी।
अब देखो b तो कांस्टेंट है और ये वाली दूरी भी कभी चेंज नहीं होगी, केवल क्या हो रही है, x बदल रहा है, लगातार x में कमी या बढ़ोतरी होगी, और x में कमी एवं बढ़ोतरी होने पर हमने b और l दोनों को क्या ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन ले लिया। अब जब इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू है यानी कि जो बनेगी वो क्या बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, dx अपॉन में dt। और आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, dx क्या है, यहाँ पर लगातार विस्थापन यानी कि दूरी मान सकते हैं, और इसमें लगातार कमी एवं बढ़ोतरी हो रही है, तो dx अपॉन dt यानी कि इसे क्या बना देते हैं, वेग बना देंगे। क्या बना देंगे, वेग। और यहाँ पर हमारे पास माइनस का जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, बी एल इंटू में वी। और माइनस किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमेशा उन कारकों का विरोध करती है जिनके कारण विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यहाँ पर हमारे पास में इसका जो मैग्नीट्यूड है वह कितना बनेगा, बी एल एवं वी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई, बी एल वी प्राप्त हुई है, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि गतिक विद्युत वाहक बल का मान आ जाता है बी एल वी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गतिक विद्युत वाहक बल का जो मान है वह किस पर निर्भर कर रहा है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी है, एल का मीनिंग है कि ये जो लंब चौड़ाई है हमारे पास इसकी, ये चौड़ाई कितनी है, वी मीन्स क्या है, वेग। ये वेग है जो मीटर प्रति सेकंड में कितना है, यानी कितने तेजी से ये जो हमने एरिया में परिवर्तन कर रहे हैं फ्लक्स में, वह उसकी जो दर है वो क्या है, एरिया में परिवर्तन करने की दर क्या है, वही हमारे पास वेलोसिटी बनेगी। क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है बार बार कम ज़्यादा होने से इसका एरिया भी उसी अनुसार क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, परिवर्तित होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर गतिक विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाता है, बी एल वी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने लास्ट में अंत में एक बेहतरीन ही क्वेश्चनों को लेके आए हैं, और यह क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि इनमें से एक दो क्वेश्चन आप बगैर देखे कर सकते हो। यदि आप इसको अंत तक देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, और इन सभी 25 क्वेश्चंस का आंसर आप गांठ बांध लीजिए। इन सभी 25 क्वेश्चंस का जो आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों कितना होने वाला है, जीरो का मतलब है ZERO, कितना होगा, जीरो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों का आंसर है जीरो। तो आप एक एक को करके पढ़ते चले। पहला क्वेश्चन हमारे पास में आपकी स्क्रीन के सामने, किसी विलगित निकाय के लिए आवेश में परिवर्तन का मान। देखो विलगित निकाय क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और यह होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। यहाँ पर हमारे पास कोई भी विलगित निकाय का मतलब इसमें से यदि दो वस्तुएं ए और ये वाली बी, यदि ए वस्तु से आवेश स्थानांतरित होता है बी पर, तो ए में आवेश की क्या हो गई होगी, कमी, और बी में क्या हो गई, बढ़ोतरी। तो प्लस और माइनस दोनों आवेश मिलके कुल नेट आवेश कितना बना लेंगे, जीरो। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य चालक प्लेट रख दी जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्योन्य क्रिया बल। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है, 1/4 पाई एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट इनटू में क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये एप्साइलन आर होता है इसको क्या कहा जाता है, पैरावैद्युतांक। क्या कहा जाता है, पैरावैद्युतांक। और चालक प्लेट की कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चालक प्लेट कोई ना कोई धातु की रही होगी, और धातुओं का जो पैरावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो बताओ एप्साइलन आर, 1/एप्साइलन आर, एप्साइलन आर का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन मेरे प्यारे दोस्तों इन्फिनिटी का मान कितना होता है, जीरो। इट मीन्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि F इजिकल टू कितना हो जाता है, जीरो, बल का मान जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए कुल आवेश का मान बताओ। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है दो समान परिमाण के आवेशों को यदि अत्यल्प दूरी समान परिमाण के आवेश एवं
प्रकृति में विपरीत आवेशों को अत्यल्प दूरी पर रख दिया जाए तो उससे बनने वाला निकाय हमारा क्या बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, द्विध्रुव। अब देखो द्विध्रुव में एक प्लस क्यों एक माइनस क्यों, तो बताओ इसमें क्यों नेट जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों नेट जो होगा वो इक्वल टू जीरो होता है। क्यों नेट मतलब जीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी गाउसीय सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव। अब देखो फिर वही क्वेश्चन, ये गाउसीय सतह बन गई मेरे प्यारे दोस्तों और इसके अंदर क्या रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ से जो फ्लक्स का मान होता है वह गाउसियन पृष्ठ के या गाउस के नियम के अनुसार क्यू नेट अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। जब हमें पता है कि बंद सतह के अंदर कुल द्विध्रुव का जो आवेश होता है, नेट आवेश होता है वो शून्य होता है, तो यहाँ क्यू नेट कितना, जीरो बटे में एप्सिलॉन कितना भी हो तो यहाँ पर फ्लक्स का मान भी शून्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रदर्शित करने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण। अब देखो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं कैसी रही होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से रहती हैं कि नहीं रहती। सभी की सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्या रहती हैं, समांतर। और जब एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो उनके मध्य कोण कितना बनता है, थीटा इजकल टू जीरो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य। क्यों होता है, या फिर किसी चालक तार जो होता है उसके अंदर क्या होता है, समस्त आवेश उसके कहाँ आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। ये पृष्ठ पर आ गया, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य। नेक्स्ट, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक समान हो गया क्योंकि ये लाइनें कैसी हैं, समान। इसमें रखे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान, बल तो कितना हो जाता है, जीरो। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। इसका मतलब केवल और केवल बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, बल का मान कितना हो जाता है, शून्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल कितना होता है, जीरो। और केवल बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। अब देखो गोलीय जब कोश होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गोलीय कोश है, खोखला है, इसको आवेशित किया गया है। इसके आवेश कहाँ है, इसकी सतह पर है। और जब हम सतह पर है तो इसमें एक गाउसियन पृष्ठ इसके केंद्र की ओर से गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर नेट आवेश कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों ई डॉट डी ए फाई बराबर वैल्यू बनती है ई डॉट ए बराबर में क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब बताइए यहाँ कोई आवेश है ही नहीं, इस केंद्र से घिरे यानी कि ये गाउसियन सतह से घिरे हुए क्षेत्रफल में कोई भी आवेश नहीं है तो आवेश का मान जीरो। तो ई का मान भी मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाता है, शून्य। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाती है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होगा। अब देखो समांतर है तो समांतर में मेरे प्यारे दोस्तों कितना एंगल बनता है, थीटा इजकल टू जीरो। और जब थीटा इजकल टू मेरे प्यारे दोस्तों जीरो बनता है तो थीटा इजकल टू जीरो बनने पर पी ई साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान जीरो। तो यहाँ पर बल आघूर्ण टॉ बराबर भी मेरे प्यारे दोस्तों कितना प्राप्त होता है, हमें जीरो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेदन कोण का मान बताइए। देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य प्रतिच्छेदन कोण का मान जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो दो विद्युत क्षेत्र प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो यानी कि कभी नहीं करेंगी तो लगातार कैसी चल रही होंगी, समांतर। और समांतर जब होती हैं तो उन दोनों के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, थीटा इजकल टू जीरो डिग्री होता है।
विद्युत आवेश के कारण अनंत पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। अब आपको बताया कि पृथ्वी होती है और इस क्यू आवेश के कारण अनंत पर जो विद्युत विभव होता है उसका मान कितना होता है, V=0 होता है। क्योंकि वैल्यू हमारे पास में V बराबर कितना होता है, K/Q/R, और R का मान यदि हम अनंत रख देते हैं इन्फिनिटी, तो 1 में अनंत बराबर कितना हो जाता है, 0। नेक्स्ट, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित विद्युत विभव। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर बात आ गई, निरक्ष है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, ये प्लस का क्यों है, ये माइनस का क्यों है, और यहाँ पर इसके अक्ष के यहाँ पर अगर वैल्यू निकाली जाए विभव का मान, तो विभव यहाँ से भी प्लस से भी और माइनस दोनों से समान दूरी है, और विभव एक अदिश राशि होने के कारण यहाँ दोनों आवेशों के कारण के विभव का क्या हो जाता है, योग, और दोनों आवेशों के कारण विभव समान होता है, एक के कारण धन एक के कारण ऋण समानता में, तो यहाँ दोनों के कारण योग किया जाता है, तो V=0 प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखो, जो चालक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चालक के यानी कि कोई चालक तार है या कोई इस तरीके की कैविटी होती है, चालक के अंदर क्या होता है, संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर आ जाता है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। देखो, समविभव पृष्ठ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, तो 1 से 2 एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव कराने में या फिर जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तो विभव में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो विभव में अंतर भी कितना होता है, 0 होता है। विभवांतर कहा जाता है विभव में अंतर को। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बता दी 0। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य भी बताया, कितना होता है किया गया कार्य, 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम केवल 15 क्वेश्चंस का ही, लेकिन आप इन्हें एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसी तरीके के आगे वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यह वीडियो कुछ अधिक ही लंबा हो गया है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है शॉर्ट में, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेके आएंगे आपके सामने। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन करिए, रिवीजन के तौर पर ही वीडियो बनाई गई है, और जो नोट्स हैं उनको पढ़ते रहे, बुक्स को पढ़ते रहे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिए और लगातार अभ्यास जारी रखें। कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है या क्वेरी है उसको ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन को मेरे प्यारे दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अपनी तैयारी में लगे रहें, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यही समय है कुछ कर गुजरने का, और आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, इस क्षमता का आप केवल अभी परिचय देकर आप अपनी सफलता या जो आपका रिजल्ट है उसको बेहतरीन बना के साबित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।